नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को हल करके आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आप सच में अगर चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और परीक्षा को लेकर सीरियस हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर हल करिए। मुझे पूरा विश्वास है इसमें आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे और आपकी तैयारी बेहतर बनेगी। आज का पहला प्रश्न है कि छायावाद का पतन समीक्षा कृति के लेखक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर देवराज। छायावाद का पतन समीक्षा कृति के लेखक डॉक्टर देवराज हैं। यह आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम प्रश्न उत्तर देखेंगे और प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं देखेंगे। खाली आप अपनी तैयारी चेक करिए और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कौन सी कृति मेहरुन्निसा परवेज की है? फाल्गुनी, पराजय, गोमा हस्ती है, शब्द वेदी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, फाल्गुनी। फाल्गुनी मेहरुन्निसा परवेज की कृति है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ निबंध संग्रह हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। आपको मिलाना है कौन सा जो निबंध संग्रह है किस लेखक का है। ए है युग संधियों नामवर सिंह, वाद विवाद संवाद धर्मवीर भारती, विराम चिन्ह अज्ञेय शब्दिता रामविलास शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, युग संधियों पर अज्ञेय का है निबंध संग्रह, वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है और शब्दिता धर्मवीर भारती का है। डी सही उत्तर हो जाएगा 3-1-4-2। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। यह किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी नंद दुलारी वाजपेयी, डी डॉक्टर नगेंद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए रामविलास शर्मा। यह निबंध विधा की रचना है और यह रामविलास शर्मा का है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ए नेमीचंद्र जैन, बी प्रभाकर माचवे, सी रामविलास शर्मा, डी मुक्ति बोध है। यह किस आलोचक का कथन है कि वह कहते हैं कि मार्क्सवाद ये सिखाता है कि आप हर चीज़ पर डाउट करो, तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ और मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह उक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचना से है? साकेत, प्रिय प्रवास, यशोधरा, वैदेही वनवास।
आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यशोधरा। यह प्रिय प्रवास की काव्य पंक्तियां हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित। आपका अगला प्रश्न है, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी, ममता कालिया। बेगाने घर में उपन्यास किसका है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मंजुल भगत। प्रैक्टिस सेट हल करने से आपको यह पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसमें जो चारों उपन्यास है चारों हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही उपन्यास हैं और इसमें उपनिषद युग के का कथानक लिया गया है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस रचना में स्त्री विमर्श है? महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? श्रृंखला की कड़ियाँ, बी, पथ के साथी, सी, अतीत के चलचित्र, डी, स्मृति की रेखाएं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है, नव भारत टाइम्स के संपादक का नाम था? मुकुट बिहारी, हरिकृष्ण त्रिवेदी, सत्यदेव विद्यालंकार, राम गोपाल दिनेश। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सत्यदेव विद्यालंकार। नव भारत टाइम्स के संपादक का नाम सत्यदेव विद्यालंकार है। आपका अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कब से कब तक थे? ए, 1900 से 1901 ईस्वी तक, बी, 1903 से 1920 ईस्वी तक, सी, 1928 से 1933 ईस्वी तक, डी, 1934 से 1935 ईस्वी तक। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1903 से 1920 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाट्य कृति के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। मिश्र और लाल में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि नाम एक ही है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? डायरी, संस्मरण, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। परीक्षार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शेखर एक जीवनी पूछ लिखा किस विधा की रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, अजय की डायरी किस विधा की रचना है। तो ये सब कंफ्यूजन पैदा करने वाली रचनाएं हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपन्यास। अजय की डायरी उपन्यास है और यह अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आपको सत्य सत्य छांटना है। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से असत्य की पहचान करना है। ए, विशाल भारत मासिक पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बी, हिंदुस्तान दैनिक का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के संपादन में कालंकाकर से हुआ था। सी, धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन धर्मवीर भारती के संपादन में मुंबई से होता था। डी, दीनमान साप्ताहिक पत्र सर्वप्रथम अज्ञेय जी के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। चारों में से आपको असत्य कथन पहचानना है कि कौन सा
ऑप्शन है जो गलत है। ए सही उत्तर हो जाएगा। विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह आपका गलत है। कलकत्ता से यह प्रकाशित होता था विशाल भारत, लेकिन यह बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। बनारसी दास चतुर्वेदी इसका प्रकाशन करते थे, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं। अगला है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? केंद्रीय हिंदी निदेशालय से 1961 से किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था? भारतीय साहित्यमाला, बी यूनेस्को दूत, सी भाषा, डी संस्कृति। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? पंडित राधाचरण गोस्वामी, बी बाबू तोताराम, सी पंडित केशवराम भट्ट, डी काशीनाथ खत्री। भारत बंधु पत्रिका के संपादक का नाम है, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक बाबू तोताराम हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? भरत मुनि, भट्टनायक, विश्वनाथ, श्री शंकुक। सही उत्तर हो जाएगा बी भट्टनायक। साधारणीकरण की उद्भावना भट्टनायक ने शुरू की। आगे है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस अध्हरण में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। सही उत्तर हो जाएगा ए रूपक अलंकार। जहाँ पर रूपी लग जाता है, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे है, आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है? ए शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, बी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, सी तद्दोषौ सगुणानलंकृति क्वाप, डी वाक्यम रसात्मक काव्यम। चारों में से बताना है कि कौन सा मम्मट का काव्य लक्षण है। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यह मम्मट का काव्य लक्षण है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम जगन्नाथ का है और वाक्यम रसात्मक काव्यम यह विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। आगे है, किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? 11 यति 13, 24 मात्राएं। 11 और 13 प्रथम और द्वितीय चरण में इसमें कौन सा है जो दोहा का लक्षण है? 11
यति 13 बराबर 24 मात्राएं। पहले और द्वितीय चरण में किसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, या पहले और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सी है 12 मात्राएं। पहले और दूसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। 14 यति 10 बराबर 24 मात्राएं पहले और द्वितीय चरण में। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा दोहे का लक्षण है। सही उत्तर हो जाएगा बी 11 और 13। पहले और दूसरे चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला। इस उद्धरण में पीपर पात क्या है? उपमान, बी साधारण धर्म, सी उपमेय, डी वाचक शब्द। सही उत्तर हो जाएगा सी उपमेय। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए उपमान, क्योंकि पीपर पात सरिस मंडोला इस उद्धरण में पीपर पात का पूछा गया है, तो इसमें उपमान होगा। मन है जो उपमेय होगा। मन, यहाँ पर जो मन है वह उपमेय होगा, लेकिन जो पीपर पात है वह उपमान होगा, क्योंकि पीपर पात को जो मन है, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है, तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। तो इसमें मन की तुलना पीपर के पत्ते के समान की गई है, तो यहाँ पर जो पीपर पात है वह उपमान रहेगा और मन उपमेय होगा। अगला प्रश्न है बड़े न हूजे गुणन विद बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विभावना, अर्थांतर न्यास, उदाहरण। आपको बताना है कि इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है। सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थांतर न्यास। आगे है इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। इस उद्धरण में कौन सा रस है? भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, करुण रस। इहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर हो जाएगा बी अद्भुत रस। आगे है निरख सखी एक खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए। इस उद्धरण में किस गुण की व्यंजना हुई है? ओज गुण की, प्रसाद गुण की, माधुर्य गुण की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी माधुर्य गुण। जहाँ पर श्रृंगार रस रहता है, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, वहाँ माधुर्य गुण होता है, और जहाँ पर वीर रस, भयानक रस, इन सब रस, अद्भुत रस, इन सब रसों की प्रधानता होती है, वहाँ ओज गुण होता है। और बाकी शांत रस में और में अद्भुत आपका प्रसाद, हर रस, इसके अलावा हर जगह प्रसाद गुण होता है। आगे है आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में किसका समावेश नहीं है? संस्कृत, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, संस्कृत के आचार्यों ने जितने भी
काव्य गुण, लक्षण, काव्य प्रयोजन, ये सब दिए हैं वह आपको ज़रूर याद होने चाहिए और इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इसमें बताया गया कि काव्य प्रयोजन में कौन सा चारों ऑप्शन में से है जो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन में स्थान नहीं दिया है। अध्यात्म, धनार्जन, यश वृद्धि, कांता सम्मत उपदेश। सही उत्तर हो जाएगा ए, अध्यात्म। ये गलत है और तीनों मम्मट ने काव्य प्रयोजन माना है, तीनों को, धनार्जन, यश वृद्धि, कांता सम्मति उपदेश। अगला है दोहा और रोला को मिलाने से बनता है हरिगीतिका छंद, गीतिका छंद, छप्पय छंद, कुंडलिया छंद। दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है? सही उत्तर हो जाएगा डी, कुंडलिया छंद। अगला है जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगड़ होता है, लघु गुरु लघु हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गीतिका छंद, रोला छंद, बरवय छंद, चौपाई छंद। सही उत्तर हो जाएगा सी, बरवे छंद। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ होता है। एक लघु, एक गुरु, एक लघु, लघु गुरु लघु। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको ट्रिक से कि पहले, दूसरे और चौथे चरण में देख लें किस में लघु गुरु लघु है, तो वहाँ पर बरवे छंद होगा। अगला प्रश्न है कोटि मनोज लजावन हारे, सम्मुख कहूँ कि आहि तुम्हारे। इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपर्युक्त, सभी। सही उत्तर हो जाएगा ए, माधुर्य। आगे साक्षी है गिरिधवल हिमाचल। इस उद्धरण में कौन सा काव्य दोष है? कड़ कटु, न्यून पदत्व, ग्राम्यत्व, अधिक पतत्व। साक्षी है गिरिधवल हिमाचल, इसमें कौन सा काव्य दोष है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिक पदत्व, क्योंकि यहाँ गिरि और हिमाचल दोनों दे दिया, तो हिमाचल एक पर्वत का नाम है और पर्वत माने ही पर्वत होता है, तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। यहाँ पर जितने भी दिए हैं, जैसे हिमाचल माने भी पर्वत होगा और गिरि माने भी पर्वत होगा। अगला प्रश्न है फूलई फरई न बेत, जतप सुधा बरसई जलद। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? फूलई फरई न बेत, जतप सुधा बरसई जलद। सही उत्तर हो जाएगा बी, विशेषोक्ति अलंकार। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। अगला है किस छंद को कवित्त कहते हैं? चौपाई, दोहा, सवैया, घनाक्षरी। सही उत्तर हो जाएगा सी, सवैया को कवित्त कहते हैं। अगला प्रश्न है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 30, 35, 33, 37।
सही उत्तर हो जाएगा सी 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और आपको सारे संचारी भाव याद होने चाहिए, क्योंकि अगर जो प्रश्न टफ बनाते हैं या जो बड़ी कक्षाएं हैं, हायर एजुकेशन है, तो उसमें हायर एजुकेशन में तो ज़रूर पूछता है संचारी भावों के नाम, उसमें दे देगा, इसमें बोलेगा कौन सा, जैसे मनोभाव दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा संचारी भाव है। और अगर जो जीआईसी में भी ये सब पूछ सकता है, टीजीटी पीजीटी में पेपर टफ बनाएगा तो संचारी भाव को के नाम को पूछ सकता है। इसीलिए संचारी भाव और मनोभाव आपको याद होने चाहिए। आगे है, मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा ए राजस्थानी हिंदी। मालवी, मारवाड़ी, ये सब राजस्थानी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। सही उत्तर हो जाएगा डी खड़ी बोली ओकार बहुला बोली नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, इसमें ओ शब्द का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला है, हिंदी की ओकार बहुला बोली है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रजभाषा हिंदी की ओकार बहुला बोली है। आगे प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली। सही उत्तर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ी। हिंदी भाषा की उपबोलियाँ, उपभाषा, उनकी बोली क्षेत्र, उपबोलियाँ, उपनाम बोलियों की, ये सब आपको पता होने चाहिए। आगे है, बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? पैशाची अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा डी मागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसैनी से माना जाता है, अर्धमागधी का अवधी से माना जाता है, और जो बिहारी हिंदी है इसका विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। आगे है, ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बुंदेली। आगे हुतो, हतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रिया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। सही उत्तर हो जाएगा बी हतो हुतो ब्रजभाषा की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं। आगे प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। ये सब स्पर्श व्यंजन हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं? सही उत्तर हो जाएगा ए च, छ, ज, झ। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है? अंगूर, आम्र, केला, अमरूद। सही उत्तर हो जाएगा ए अंगूर। अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। आगे है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है?
ख ध थ त। तो आप महाप्राण याद कर लीजिए। महाप्राण याद करना आसान है कि प्रत्येक जो ध्वनि है, प्रत्येक वर्ग की पहली, दूसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वह महाप्राण होती है। दूसरी और चौथी महाप्राण होती है और इसके बाद जो ध्वनियाँ बचती हैं वह अल्प प्राण होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, त। त अल्प प्राण ध्वनि है। आगे है हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है चारों में से कि जो स्पर्श ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है और दंत्य व्यंजन है? सही उत्तर हो जाएगा सी, थ। अगर जो आपको पता होता कि त थ द ध ये सब जो ध्वनियाँ हैं ये दंत्य व्यंजन हैं, इतने सारे आपको ऑप्शन थे, अगर जो कोई भी पता होता तो आप पता कर सकते थे। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कंघी, ओठ, कटाह, इक्खू। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सही उत्तर हो जाएगा सी, कटाक्ष तत्सम शब्द है। आगे है किस शब्द में अयादि संधि है? संधि से व्याकरण से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो व्याकरण हिंदी साहित्य और रचनाएं याद होने के साथ साथ आपको व्याकरण भी याद होने चाहिए और पता होने चाहिए। संस्कृत के प्रश्न अक्सर सबके गलत हो जाते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, तो आप चैनल पर जाकर के संस्कृत के प्रश्नों को देख लेंगे तो आपका सारा संस्कृत का जो भय है और जो प्रश्न गलत होते हैं वह गलत नहीं होंगे, भय खत्म हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें अयादि संधि है? ए प्रेजते, बी योद्धा, सी सज्जन, डी नाविक। सही उत्तर हो जाएगा डी नाविक। नव नौ धन इक, नाविक। सज्जन में आपका व्यंजन संधि है। आगे प्रश्न है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? श्यामल कोलकाता जा रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सीमा खाना खा रही है, वह इस समय गेट से निकल रहा है। इसमें पूछ रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा सी, सीमा खाना खा रही है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए उसका मन बहुत बड़ा है, बी दही खट्टी है, सी अनेक हाथी जा रही हैं, डी यह रुमाल अच्छी है। चारों में से बताना है कि किसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा ए उसका मकान बहुत बड़ा है, यह शुद्ध वाक्य है। आगे है किस शब्द में यण संधि है? गंगोर में, भानुदय, एकैक, गौरवोदार्य। आपको बताना है किसमें यण संधि है। सही उत्तर हो जाएगा डी गुरु धन उदार्य, गुरोदार्य।
इसमें यण संधि है। आगे है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अनुधन वेषण, अनुधन ऐषण, सी अनुधन एषण, डी अन्वधन ईषण। सही उत्तर हो जाएगा सी अनुधन एषण अन्वेषण। आगे है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। परोक्ष, मुंह तोड़, रस भरा, सुरूप। इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। ये सही उत्तर हो जाएगा परोक्ष। आगे है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। नीलपीत, परमेश्वर, मुनिश्रेष्ठ, नरसिंह। आपको बताना है कि चारों में से किस में तत्पुरुष समास है। सही उत्तर हो जाएगा सी मुनि श्रेष्ठ। इसका समास विग्रह होगा मुनियों में श्रेष्ठ। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा यही है कि जिसमें कारक चिन्ह छिपा रहता है। तो इसमें में कारक चिन्ह छिपा है, तो इसमें मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, सी सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे है किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मोहन ने घड़े से पानी निकाला, बी माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, सी सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है, डी लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि किसमें संप्रदान कारक है। सही उत्तर हो जाएगा माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। इसमें संप्रदान कारक है। आगे है किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हैं। मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, बी उसने बच्चों को सुलाया, सी मैं प्रातः घर से चलूँगा, डी तुम रोज अपने स्कूल जाओ। आपको बताना है कि किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। इसमें दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, दो काम हुए हैं। आगे है वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अत्याधिक, अनाधिकार, दुरावस्था, प्राणी वृंद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा डी प्राणी वृंद। आगे है वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाएं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खग्रास, पूर्णग्रास, हठग्रास, शून्यग्रास। सही उत्तर हो जाएगा ए खग्रास। जिसमें सूर्य या चंद्र पूरी तरह से ढक जाते हैं उस ग्रहण को खग्रास कहते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में गलत युग्म है। यहाँ आपको बीच में डैश लगेगा। यहाँ अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आनत का बिनत, प्राची का प्रतीचि, सजाति का विजाति। कौन सा इसमें है जो गलत है। सही उत्तर हो जाएगा बी आनत का बिनत। यह गलत है, आनत नहीं है, अनत शब्द है, अनत का बिनत।
आगे है निम्नलिखित विलोम शब्द शब्द युग्मों में गलत युग्म कौन है। इसमें भी आपको वही बताना है कि कौन सा है। बीच में यहाँ डैश लगेगा। उन्मुख का विमुख, ऋत का अनऋत, मंद का द्रुत, गत का अनागत। चारों में से बस एक गलत है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। उत्तर हो जाएगा डी, गत का अनागत। आगे है किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। द्वारका, अहिल्या, केंद्रीकरण, संविधानिक। इसमें से आपको बताना है कि किस शब्द की जो वर्तनी है वह सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा बी, अहिल्या। इसका अहिल्या का अहल्या होता है, शुद्ध शब्द अहल्या, अहिल्या नहीं। आगे है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ज्योत्सना, भास्कर, अंतर्धान, आर्द्र। इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। आर्द्र इसमें लिखा है, आर्द्र, यह गलत है, जबकि आर्द्र ऐसे लिखाएगा, यहाँ र लगेगा, आर्द्र, तो यह गलत है। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। हिरण्यकश्यप 4 तरह से लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये सही, हिरण्यकशिपु। अगला प्रश्न है नीलकमल में समास है। द्विगु समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलकमल में कर्मधारय समास है। आगे है चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। संज्ञार्थक, पूर्वकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। चलना खाना संज्ञार्थक क्रियाएं हैं। किस शब्द का अर्थ सूर्य है। तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी, तटिनी। इनमें से किस में बताना है कि किस चारों में से किस शब्द का जो शब्द है वह सूर्य का अर्थ है। बी सही उत्तर हो जाएगा तरड़ी। तरड़ी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तटनी नदी का पर्यायवाची है। तरुड़ी जो हुआ युवती का पर्यायवाची है। हाटक शब्द का पर्याय है। सार तत्व, अवरोध, बाजारू, स्वर्ण। हाटक शब्द का क्या अर्थ है। डी सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण। हाटक का सही शब्द पर्यायवाची है स्वर्ण। आगे है ऊपर की ओर उछाला गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उत्क्षिप्त, प्रक्षेप्ति, उपरिनिष्ठ, ऊर्ध्वमुखी। सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर उछाला गया को उत्क्षिप्त कहते हैं।
आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। आपको बताना है कि चारों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा सी, कुलीन। कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और सारे शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे है, स्वयंभूदय शब्द में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि, गुण, दीर्घ। सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वयंभू धन उदय। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। आगे है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है विनायक, देवराज, सूरपति, अच्युत। ये सही उत्तर हो जाएगा विनायक। आगे है, निम्नलिखित कृतियों में से कालिदास विरचित कृति है? कादम्बरी, स्वप्नवासवदत्तम, मेघदूतम, गीत गोविंद। सही उत्तर हो जाएगा सी, मेघदूतम। कालिदास द्वारा रचित कृति है मेघदूतम। आगे है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है निष्ठुर, कुटिल, क्रूर, प्राकृत। सही उत्तर हो जाएगा डी, कृत्रिम का होगा प्राकृत। आगे है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भास रचित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सी कृति है जो महाकवि भास द्वारा रचित नहीं है। प्रतिमा नाटकम, महाभाषम, स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा, यौगंध, रायणम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भास की रचना नहीं है। बी सही उत्तर हो जाएगा महाभाषम, भास की रचना नहीं है। आपका सही महाभाषम, भास की रचना नहीं है। जो एग्जामिनर होता है वह परीक्षार्थियों को कंफ्यूजन में डालने के लिए ही ऐसे प्रश्न बनाता है। अगर जो नाम से इसमें दिया है महाभाषम, तो सब लोग को लगेगा कि इसमें भास आया है शब्द, इसीलिए यह महाभास की रचना, भास कवि की रचना हो सकती है। लेकिन तो यह महाभाषम भास की रचना नहीं है। प्रतिमा नाटकम है, स्वप्न वासव दत्तम है और प्रतिज्ञा यौगंध रायणम है। इसीलिए अगर जो आप पेपर पढ़ रहे हो तो पेपर को ध्यान से पढ़ना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी रचित है? काव्यादर्श, कादम्बरी, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, काव्यादर्श। आगे है, कादम्बरी के रचयिता का नाम है राजशेखर, मम्मट, भवभूति, बाणभट्ट। सही उत्तर हो जाएगा डी, बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। भामह आचार्य हैं रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अलंकारवादी। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे है, किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं माघ, कालिदास, भवभूति, भारवी। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारवी। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटकम। मैंने संस्कृत साहित्य पर एक विस्तृत वीडियो बना दिया है। अगर जो आप वह वीडियो देख लेंगे तो आप संस्कृत के जितने भी कवि हैं
और उनकी रचनाएं हैं और उनकी रचना किस पर आधारित है, उनका कथानक क्या है, यह सब पता चल जाएगा। और किस रचना कहाँ से ली गई है यह भी आपको पता चल जाएगा। तो एक बार चैनल पर जाकर अगर जो आप वो वीडियो देख लेते हैं संस्कृत साहित्य का, तो आपका कभी गलत नहीं होगा प्रश्न संस्कृत का। इसमें बताना है कि कौन सी भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम। सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर रामचरितम। अगला है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ कृति है, एक तरफ रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है कि कौन किसकी कृति है। मालती माधव, कर्पूर मंजरी, प्रसन्न राघव, विक्रमोर वर्षीयम। बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। मालती माधव भव सॉरी इसमें खाली हम सही देखते हैं तो मालती माधव भवभूति की रचना है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है, प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है और विक्रमो वर्षीयम कालिदास की रचना है। 2 4 1 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है जगती। जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी। सही उत्तर हो जाएगा सी, सप्तमी विभक्ति। आगे है नए तत् में संधि विच्छेद होगा। न धन एतत्, ने धन एतत्, न धन ऐतत्, ना धन इतत्। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, न धन एतत् नैतत्। और इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि पहचानने का तरीका है जिसमें अय, जिस शब्द में अय और औ मात्राएं रहती हैं उसमें वृद्धि संधि रहती है। आगे है द्वौ धन अपि की संधि होगी। द्वापि, द्वौपि, दोरपि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वौ धन अपि, द्वौपि। आगे है गुरुवाज्ञा शब्द में संधि है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा बी, गुरु यण गुण संधि होगा। गुरु धन आज्ञा। यहाँ पर गुण नहीं, यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यण संधि होगी। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। ये सही उत्तर हो जाएगा सज्जन में व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? अन्वेषण, अनु धन एषण, भावुक में भाव धन उक, वागीश का वाक धन ईश, नीरस का नीह धन रस। इसमें चारों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है संधि विच्छेद।
बी गलत है, भाव धन उक गलत है, इसमें भाव धन हो, भाव धन उक भावुक होगा। पर धन उपकार है, परोपकार है। शब्द में संधि नियम है। इको यणचि, एचो या वावह, आद गुण वृद्धि रेचि। सही उत्तर हो जाएगा सी, आद गुण है। इसमें गुण संधि है, परोपकार में गुण संधि है और गुण संधि का सूत्र है आद गुण है। जहाँ पर जिस शब्द में ओ मात्राएं आती हों, ओ और ए, लेकिन वहाँ विसर्ग संधि ना हो, तो वहाँ पर आपकी गुण संधि होती है, यह ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? नरसिंह, विपुल धनम, नीलोत्पलम, दधिघृतम। सही उत्तर हो जाएगा डी, दधिघृतम में द्वंद्व समास है। दधि और घृतम, दही और घी। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में समास और उसके उदाहरण का गलत युग्म है। उपकृष्णम तत्पुरुष समास, महादेव कर्मधारय समास, पुष्पधन्वा बहुव्रीहि समास, सुकवकम द्वंद्व समास। इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास और उदाहरण गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ए, उपकृष्णम तत्पुरुष समास। यह गलत है। यहाँ पर उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास होगा, ना कि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती, वह दो शब्द जब आपस में मिलते हैं और वह किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत देते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा। आत्मनः, आत्मनि, आत्मना, आत्मानाम। उत्तर हो जाएगा सी, आत्म, आत्मना। आगे है, पश्यति प धातु के किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लृट लकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, लृट लकार। पाश्यति पा धातु के लृट लकार का रूप है। आगे है, अस्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तिष्ठेत, तिष्ठेव, तिष्ठतु, तिष्ठतम। सही उत्तर हो जाएगा सी, तिष्ठत। एक बार अगर जब धातु, कोई भी एक धातु आप याद कर लेंगे तो उस आधार पर आपके सारे धातु क्लियर हो जाएंगे। धातु और रूप तो आपको, अगर जो हिंदी आपका टॉपिक है तो उसमें संस्कृत के व्याकरण भी आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। आगे है, गम धातु का अगच्छाव रूप किस लकार में होता है? लट लकार, ल लकार, लिट लकार, लोट लकार। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, लंग लकार। आगे है, निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय योग से बना गलत शब्द है। क्री, अनियरम, करणीयम, गम तुमुन, गंतुम, पठ तव्यत, पठतव्य, क्री, कितनी, कृति। इसमें से धातु और प्रत्यय योग से बना हुआ कौन सा शब्द
गलत है। सही उत्तर हो जाएगा सी, पठ तव्यत, पठतव्य। आगे, बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप कौन सा है? बालकई, बालकेभ्य, बालकयो, बाल का नाम। सही उत्तर हो जाएगा डी, बाल का नाम। आगे है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। सही संस्कृत अनुवाद होगा शिशु मोदकाय रोदितु, बी शिशु मोदकम रोदति, सी शिशु मोदकाय रोदति, डी शिशु मोदकाय रुदति। इसमें सही संस्कृत का अनुवाद कौन सा होगा? ये सही उत्तर हो जाएगा शिशु मोदकाय रोदिति। आगे है, हरि शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरिणाम है? षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, द्वितीया एक वचन। सही उत्तर हो जाएगा ए, षष्ठी बहुवचन। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 42, 45, 40, 39। सही उत्तर हो जाएगा डी, 39। यह एक बात और याद रखना कि रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और कुछ रचनाएं किसमें विभक्त हैं, यह भी पूछा जाता है। कौन खंड में विभक्त है, उच्छ्वास में विभक्त है? तो रामचंद्रिका प्रकाश में विभक्त है और इसमें 39 प्रकाश हैं। आगे है, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवादी भावना। सही उत्तर हो जाएगा ए, इतिवृत्तात्मकता। आगे है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने, राहुल संस्कृत्यायन ने। डी सही उत्तर हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। आगे है, किस साहित्य इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। बी सही उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन। इसमें काल विभाजन का पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। तो ए ग्रियर्सन। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मिश्र बंधुओं ने सबसे अधिक कवियों का नाम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है, लेकिन काल विभाजन में ग्रियर्सन ने कवियों का नाम अधिक दिया है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? 1873 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1897 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1883 ईस्वी। आगे है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी, सुमति गण सूरी, शालिभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी। सी सही उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी।
आप इनकी रचना को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इन्हें शालिभद्र सूरी, यहाँ पर भी भ अक्षर आया है और इनके नाम में भी भ आया है। तो यह अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि भ जो रचना है उसमें भी है और जो उसके कवि हैं उनके नाम में भी भ है। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। ऐसे एक की पॉइंट अगर अब आज आप अगर जो अपने दिमाग में रखेंगे तो रचनाएं कभी भूलेंगी नहीं। आगे है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, किस कवि की काव्य पंक्ति है? सूरदास की, चतुर्भुज दास की, परमानंद दास की, कुंभन दास की। सही उत्तर हो जाएगा डी, कुंभन दास। आगे है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यव तथ कहो ज्ञानी। उपर्युक्त उद्धरण में कौन सा दर्शन है? अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। सही उत्तर हो जाएगा ए, अद्वैत, जिसमें कोई भेद ना हो, ईश्वर और परमात्मा में कोई भेद ना हो, उसे अद्वैत कहते हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? ईश्वरदास, नंददास, कुंभन दास, तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास। आगे है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राम काव्य परंपरा से है? कृष्णदास, गोविंद स्वामी, प्राणचंद, हित हरिवंश। सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान का संबंध राम काव्य परंपरा से है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, बांकी दास। सही उत्तर हो जाएगा बी, भिखारी दास। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। आगे है, नेमिनाथ फागु किस कवि की रचना है? राजशेखर सूरी, आशगु, दिल्हड़, शालिभद्र। नेमिनाथ फागु किसकी रचना है? ए सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर सूरी। निम्नलिखित में तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अज्ञेय ने 4 तार सप्तक का प्रकाशन किया था। आपको चारों तार सप्तक के कवियों का नाम याद होना चाहिए। किसी भी कवि का नाम पूछ लेगा कि कौन सा कवि किस सप्तक में शामिल है, तो मैंने इस पर ट्रिक बना दी है। आप हमारे चैनल पर जा कर के वह ट्रिक देख सकते हैं। बस 4 लाइन में आपको सप्तक के सारे कवियों का नाम याद हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। नेमिचंद जैन, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर। सही उत्तर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि यह दूसरे सप्तक के कवि हैं, रघुवीर सहाय। स्वयंभू की कृति का नाम है? पद्म पुराण, पौमचर्यु, महापुराण, पाहुड़ दोहा। सही उत्तर हो जाएगा बी, पौमचर्यु। बरवे नाई का भेद किस कवि की रचना है? मतीराम, त्रिलोचन शास्त्री, तुलसीदास, रहीम। सही उत्तर हो जाएगा डी, रहीम की रचना है बरवे नाई का भेद। आगे है, गोदान उपन्यास का रचना काल है 1936, 1938, 1939, 1940। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1936 ईस्वी। आगे है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना है?
पुरस्कार और पुरस्कार से संबंधित रचनाएं और कवि आपको जरूर याद होना चाहिए। ए देहात से हटकर, बी महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। सी हवा में हस्ताक्षर। प्रपद्यवाद का एक अन्य नाम है नकेनवाद, प्रयोगवाद, प्रयोग 10 सूत्रवाद, षाठोत्तरवाद। सही उत्तर हो जाएगा ए नकेनवाद। आगे है प्रकाशन काल की दृष्टि से क्रमशः निराला जी की इन रचनाओं का सही वर्ग है। ए राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रकाशन की दृष्टि से निराला की कौन सी रचनाओं का सही कालक्रम है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। आगे है कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। बी सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। आगे प्रश्न है काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद। आगे है पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी कृति ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शांतिप्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन। सही उत्तर हो जाएगा ए सुमित्रा नंदन पंत। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी, कृष्णचंद्र शर्मा। बी सही उत्तर हो जाएगा हिमांशु श्रीवास्तव। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हिमांशु श्रीवास्तव हैं। अंतिम प्रश्न है खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका हैं मधु काकरिया, मेहरुनिशा परवेज, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। सही उत्तर हो जाएगा ए मधु काकरिया। अब यहीं पर हमारा 120 प्रश्न का यह प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आप कमेंट करके बताइए आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। कमेंट जरूर करिए और अगर जो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।